हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। आपको अपन ने ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत सारे हम सब ने अभी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। विजिन आईएएस मंथली मैगजीन जो अगस्त महीने की मंथली मैगजीन है उसके अंदर अपन ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं? पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट हो गई है, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। उसके अलावा अपने इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे सो मेनी टॉपिक्स हो चुके हैं। अब नाउ अपन इन्वायरमेंट पर सिक्योरिटी वाला टॉपिक हो चुका है। अब एनवायरनमेंट का टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम टुडे। इसको भी अपन बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। इसमें अपन ऐसा करेंगे, कुछ टॉपिक एनवायरनमेंट्स के कुछ टॉपिक पढ़े मेन पॉइंट्स, उसके साथ में अपन शॉर्ट्स जो इन शॉर्ट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो साथ के साथ ही पढ़ते जाएंगे ताकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आए। वो भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनमें से क्वेश्चन बनने के चांस और ज़्यादा रहते हैं। तो नाउ अपन अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी कम लगती हो तो आप इसको 1.25 पर करके भी देख सकते हो। चलो ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। अभी क्या हुआ है, जस्ट रिसेंटली एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, उसको रिसेंटली रेटिफाई एंड लॉन्च किया गया है 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। जो 7th असेंबली हुई है अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, वहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले अपन यही पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है क्या। GEF, देखो मैं आपको सिंपल हिंदी में इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है? एक फंड बनाया हुआ है। कब बनाया था? 1991 के अंदर एक फंड बनाया गया। और इस फंड के जो ट्रस्टी कौन होगा? तो वर्ल्ड बैंक इसके ट्रस्टी होगा। ठीक है, इसका जो मेन ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक है। अब इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वाई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की अपने को ज़रूरत पड़ी। तो ये इसका काम ये 5 जगह इसके फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। एक तो कन्वेंशन ऑन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD जो अपन ने पढ़ा है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन। उसके अलावा स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुई थी 1992 के अंदर ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के ऊपर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UN अब CCC। तो इन सारे और मिनामाता कन्वेंशन, जो 5 चीज़ें हैं उसके अंदर इस ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अभी अपन इसको शुरुआत करते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1991। अभी अपन ने इस पर डिस्कशन कर लिया। एज ए मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट फंड, ये मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट फंड है टू अचीव ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोवाइड करता है ग्रांट फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करने का काम करता है। किसके लिए? फॉर प्रोजेक्ट कवरिंग 4 टोटल एरिया को कवर करता है। अगर ये क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देता है। किसके लिए? 4 चीज़ों के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इंटरनेशनल वाटर के लिए एंड ओजोन डिप्लेशन। इन 4 चीज़ों को, इन 4 एरियाज़ के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं और उनसे अपने को निपटने के लिए बोल सकते हैं अपन, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है कि इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ध्यान रखना, 4 पॉइंट याद रखना। एक तो क्लाइमेट चेंज, एक बायोडाइवर्सिटी, एक इंटरनेशनल वाटर्स, एक ओजोन डिप्लेशन। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है इसकी? अभी मैंने आपको बताया था, एक तो वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके 3 जने इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ है। 3 जो बॉडीज़ है, मेंबरशिप कौन है, कितनी है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर 185 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। 185 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर्स है। अब इसकी की इन्फॉर्मेशन क्या है? तो GEF की जो असेंबली है वो मीट्स हर 3 से 4 साल में मिलती है टू रिव्यू जनरल पॉलिसीज़। जनरल पॉलिसी को रिव्यू करना है तो 3 से 4 साल में मिलती है। GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सर्व करते हैं एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म। 25 कन्वेंशन मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। CBD, UNEP, CCC, उसके अलावा जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है UNCCD और मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इन 5 कन्वेंशंस के लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है, क्योंकि ये एक निधि है, ये कोष है, जिसको अपन हिंदी में कोष बोलते हैं, फंड बोलते हैं। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आल्दो नॉट लिंक्ड फॉर्मली टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लिंक नहीं है। सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन कंट्रीज़ विद इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन। और ऐसी कंट्रीज़ जो इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, जिनकी जो खतरे के अंदर चल रही है, जिनकी कंट्रीज़ वो संकटग्रस्त अपन नहीं बोलते, जिनकी इकोनॉमीज़ थोड़ी खतरे से निकल रही है, वहाँ पर भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की के इम्प्लीमेंटेशन में भी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मदद करती है। ये फंड उसकी सहायता करता है। आपने सुना होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपन कहीं पे भी बहुत सारे ट्रस्ट बनाते हैं, बहुत सारी सेवा निधि बनाते हैं कि भाई जैसे सिर्फ एग्जांपल है, जैसे 4 भुजानाथ के नाम से, या कहीं पे भी
गणेश जी के नाम से, बहुत सारी जगह अलग अलग नाम से ट्रस्ट बनता है, अलग अलग नाम से फंड बनता है कि उस पैसे को स्पेसिफिकली इन जगह यूज किया जाएगा। तो उन 4 एरिया को याद रखना है, एक तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लेशन। सिंपल है, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, सिंपल पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब अब जो टॉपिक है उसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड वॉज रिसेंटली रेटिफाइड एंड लॉन्च्ड एट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब अपन पढ़ रहे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले फाइनेंस करना है किसको? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एक कुमिंग मॉन्ट्रियल, अभी अपन मेरी बात सुनो, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फंड जो अभी ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। अब अपन उससे भी पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके GBF इसको अडोप्ट किया गया था 2022 में एट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ठीक है, जो कि कहाँ हुई थी? मॉन्ट्रियल, जो कनाडा के अंदर है, टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी अपन ने पढ़ा था CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो CBD की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 15, याद रखना, उसके अंदर अडोप्ट किया गया था 2022 के अंदर ये वाला ये वाला फ्रेमवर्क, ठीक है। जो एक पहले आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट था जो कि 2020 में एक्सपायर हो चुका है, उसको रिप्लेस किया गया था। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स से बहुत सारे उसके अंदर टारगेट्स बने हुए थे। एक आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, इसको मैं आपको टाइम मिलेगा तो मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, हो सकता है अभी कंप्लीट कर दें, लेकिन पहले एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, उसके अंदर भी कुछ टारगेट्स दे रखे हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी अच्छा है। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट था वो 2020 में एक्सपायर हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये फ्रेमवर्क लेके आए हैं। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसके अंदर 4 गोल सेट किए गए हैं 2050 तक और 23 टारगेट सेट किए गए हैं 2030 तक। अब 2050 मतलब जो 2050 तक क्या 4 गोल्स बनाए गए हैं? सिंपल, अगर ह्यूमन के कारण कोई भी स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन होता है तो उसको रोकना, पहला टारगेट 2050 तक। सोचो टारगेट बड़ा है अभी, क्योंकि अभी चल रहा है 2023 और अभी टाइम है उसको कि अभी भी 20 और 27 साल मतलब अभी बाकी है। तो 27 ईयर्स में अगर ह्यूमंस के कारण कोई स्पीसीज़ का एक्सटेंशन हो रहा है, उसको रोकना है, बेनिफिट्स को इक्विटेबल लेवल पर शेयर करना है, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करना है। उसके अलावा $700 बिलियन पर ईयर जो बायोडाइवर्सिटी का जो फाइनेंस गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। कितना? $700 बिलियन पर ईयर, ठीक है। लेकिन अभी 2030 तक इस टारगेट के अंदर सिर्फ $200 मिलियन गैप को ही कंप्लीट करना है 2030 तक तो, लेकिन 2050 तक अपने को इतना पैसा डालना पड़ेगा तभी जाके पर ईयर, तभी जाके अपन बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो फाइनेंस गैप है उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब इतना अपने को पैसा लगाना पड़ेगा तभी अपन भरपाई कर सकते हैं जो अपने को क्लाइमेट चेंज के लिए सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। नाउ की टारगेट्स क्या है 2030 तक? 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला टारगेट है 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाई 2030। यानी लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जो ये 4 चीज़ें हैं उसके अंदर 30% विल बी, उसको कम से कम इन सारी चीज़ों का 30% प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। इसलिए लिखा है 30 यानी 2030 तक 30% हिस्से को आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा इनवेजिव जो एलियन स्पीसीज़ है, मतलब एक कंट्री के अंदर जो फॉरेन स्पीसीज़ आ जाती है वो वहाँ की जो नेचुरल, जो वहाँ की डोमेस्टिक जो स्पीसीज़ है उसको ख़त्म कर देती है। तो रिड्यूस करना है कि भाई इंट्रोडक्शन नहीं हो, रेट ऑफ जो इंट्रोडक्शन है उसको कम करना है बाई 2050 तक, ठीक है। याद रखना 2030 के टारगेट है, लेकिन इसमें 2050 का भी दे रखा है। अब कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाई हाफ, 2030 तक क्या करना है? जो ग्लोबल फूड वेस्ट है उसको आधा 50% तक कम करना है। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारा फूड वेस्ट हो रहा है। आने वाले टाइम पे हमारे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो साथ के साथ खाने की सोर्सेज तो सिमिलर है, लेकिन नेचुरल अगर प्रोसेस से चलेंगे तो अपना खाना भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो वेस्ट हो रहा है उसको कम से कम करना है, 50% तक पहुंचाना है। उसके अलावा रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ एरिया, जो हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू जीरो, जो हाई बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ है उसके अंदर जो लॉस है, मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस के जो लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना है कहाँ तक? 0 तक। उसके अलावा $500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडी, एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है कि हर साल क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दी जाती है। जैसे चाइना है, इसमें वो मास्टर है, मास्टर इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे काम ही करता है। तो
जो हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होती है उसको $500 बिलियन से रिड्यूस करना है 2030 तक, ताकि क्या हो सके कि अपना प्रोडक्टिव जगह अपन अपना पैसा लगा सके। ठीक है, उसके अलावा मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट क्लोज टू बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाई डॉलर, अभी मैंने आपको समझा दिया था कि $200 बिलियन हर साल इन्वेस्टमेंट करना है जो कि बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप को पूरा करेगा। नाउ अभी अपन यहाँ टॉपिक आ गए हैं, इसके अंदर मैंने आपको समझा ही दिया था कि ये जो मतलब फ्रेमवर्क है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है ये किसको रिप्लेस किया गया है, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सोचो एक सेकंड के लिए, ऊपर देखो आप ये क्या लिखा हुआ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो GBUF है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज है, बट उसके अंदर भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेके आए हैं 2022 में, और उसके लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बनाया गया है। अब उसकी गवर्नेंस कौन करेगा, तो उसके लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड काउंसिल को मतलब ओपन किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा, जिसके अंदर कौन कितने मेंबर्स होंगे, एक तो डेवलपिंग कंट्री से 16 मेंबर्स, डेवलप्ड कंट्री से 14 मेंबर्स, और 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी मतलब 2 मेंबर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन, वहाँ से 2 मेंबर्स होंगे। डिसीजन ऑफ द जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो काउंसिल है, GBFF काउंसिल है, उसके क्या नाम है, जो डिसीजंस होंगे वो टेकन बाय कंसेंसस यानी आपसी सहमति से लिए जाएंगे, अलोंग विद द लाइंस ऑफ GEF इंस्ट्रूमेंट, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी जो काउंसिल है उसके द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब याद रखना द वर्ल्ड बैंक विल बी इन्वाइटेड टू सर्व एज द ट्रस्टी ऑफ द GBFF, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के ट्रस्टी के रूप में किसको बुलाया गया, इनवाइट किया गया है, वर्ल्ड बैंक को। और GBFF जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा कैसे, उसके अलावा जैसे और भी फंड्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड, मैंने आपको जैसे समझाया था अभी, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, नागोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फंड, ये जो फंड है उसी की तरह ये फंड भी होगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये ध्यान रखना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अलग है, मतलब अलग नहीं है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो भी एक फ़ंड है, उसका काम 5 जगह उसका यूज किया जाता है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी इंस्ट्रूमेंट को ध्यान रखते हुए उसके अंदर ही उसके पार्ट के रूप में इसको लेके आए गए हैं। अब इसका फंड कैसे एलोकेट होगा, तो 20% ऑफ द फंड वुड सपोर्ट इंडिजीनियस लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, 20% तो यूज होगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने और प्रोटेक्ट करने में। उसके अलावा प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल जो आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा सपोर्ट के लिए, विच विल रिसीव मोर देन 1/3 ऑफ द फंड, यानी 30% से ज़्यादा फंड, जो 33% से ज़्यादा फंड होगा वो कहाँ जाएगा, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। फंडिंग सोर्सेज आर गवर्नमेंट, फिलैंथ्रोपी, द प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो फंडिंग सोर्सेज है, फंडिंग सोर्सेज कौन कौन से होंगे, एक तो गवर्नमेंट, एक फिलैंथ्रोपी, एक प्राइवेट सेक्टर, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो इसकी फंडिंग सोर्स कौन कौन, मतलब इस फंड के अंदर पैसा कौन डालेंगे, तो बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर से और गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालेंगे। इस फंड की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक न्यू सोर्स ऑफ फंडिंग, ताकि उसका मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम कम कर सके, रोक सके बाई 2030 तक। उसके अलावा इंक्लूडिंग इंडिजीनियस पीपल को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ अर्थ सरफेस एंड ओशन एरियाज आर मैनेज्ड बाई इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटी एंड देयर एरियाज होल्ड 80% ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी। और इसके अंदर मेरी बात समझो, इसका क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर ऐसी अर्थ की जो सरफेस है, ओशन एरियाज, उसके अंदर 25% हिस्सा कवर कर रहे हैं ये, प्लस उसके अलावा ऐसी जगह को कवर कर रहे हैं जहाँ पर टोटल बायोडाइवर्सिटी का 80% बायोडाइवर्सिटी कवर हो रही है, तो इस फंड का वहाँ यूज किया जाएगा। GBFF emphasize respect for the rights of indigenous community that traditionally protect forest, जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड जिनका कल्चर अपना खुद का कल्चर डेवलप्ड है, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। अभी आपको पता है कि अपन बोलते हैं नेशनल पार्क है, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी जो अपन बोलते हैं, जो भी अपने ये सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब चीज़ें क्यों बनाई हैं, ये इसलिए बनाई है ताकि मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर कोर एरिया, ठीक है, बफर जोन, ये सारी चीज़ें, उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अपन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको साथ में रखिए, विकास की बुनियाद रखिए। नाउ अलाइन विद द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ अलाइन करता है, 3 ऑफ विच डायरेक्टली डील विद द एनवायरनमेंट एंड दस विद बायोडाइवर्सिटी। गोल 13 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका UPSC में 100% क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही है, लेकिन
इसके आने के चांसेज है। क्वेश्चन सिंपल वन लाइनर में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज कि गोल 13 ऑन क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 ऑन लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 ऑन लाइफ ऑन लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो गोल है, जो अपने 17 गोल्स है, उसके अंदर गोल नंबर का जो 13 है वो क्लाइमेट एक्शन पे है, गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर मतलब पानी के बिना लाइफ कैसी होगी, एंड गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। नीड ऑफ द आवर इज़ फॉर ऑल द कंट्रीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड फिलैंथ्रोपीज टू कंट्रीब्यूट इमीडिएटली एंड सिग्निफिकेंटली टू द जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, टू मेक इट फुल्ली ऑपरेशनल, टू हेल्प इम्प्लीमेंट द एम्बिशियस टारगेट सेट इन मॉन्ट्रियल COP15 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 15 है उसके टारगेट को पूरा करने के लिए ये इस फंड को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए अल्टीमेटली। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि GB ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का मतलब क्या है, इसका कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। नाउ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि याद रखना, एक तो 2022 में आया था आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस करके आया था और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है जो 1991 के अंदर आया था, और जो जिसका उद्देश्य क्या है कि भाई 4 चीज़ों पर फोकस है उसका, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लेशन। आप समझो मेरी बात को कि ग्लोबल जो एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो 1991 में आ चुका है, वो मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट फंड है, ठीक है। और ये फंड अभी 2023 में अभी जस्ट इन्होंने इसको रेटिफाई किया है और 2022 को देखते हुए इसको लेके आया गया है। तो ये फंड, इस फंड के अलग टारगेट्स है, उस फंड के अलग टारगेट्स थे, वो 4 जगह यूटिलाइज हो रहा था। एक तरह से ये दोनों मिलके काम करेंगे। इसके अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था कि इसके इंस्ट्रूमेंट को देख के मतलब उसी के आधार पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की जो काउंसिल है वो डिसीजन लेगी, ठीक है। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन, जो IHR है, कभी सुना हो इंडियन हिमालयन रीजन। ये सिंपल है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन हिमालयन रीजन है, उसके अंदर अनरेगुलेटेड टूरिज्म है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है एक प्रैक्टिस एक्शन प्लान विथ क्लियर टाइमलाइन टू पुट अ चेक ऑन द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इन इंडियन हिमालयन रीजन। इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो रही है उस पर चेक डालने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना होगा, उन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन दी है। नाउ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोलती है ऑन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने बोला है कि भाई टूरिस्ट एक्टिविटी जो इंडियन हिमालयन रीजन में जो टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है उसके कारण नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी ऑफ IHR, इसके क्या सबसे बड़े मतलब नुकसान क्या है, इसके कारण बहुत बड़ा खतरा क्या है। सबसे पहले जियो फिजिकल खतरा, टेक्नोलॉजिकली मतलब हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव, मतलब ये धीरे धीरे हिमालय का निर्माण अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली, और मोस्टली मेड अप ऑफ जिसके अंदर अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स के कारण धीरे 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 ये एक्टिवली मतलब बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है अभी भी ये। इसलिए तो हिमालयंस को बोलते हैं कि युवा पहाड़ी बोलते हैं। अंडर कटिंग बाई रिवर करंट्स, और जो रिवर करंट्स के द्वारा अंडर कटिंग हो रही है इन वैलीज लाइक अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी के कारण रिवर करंट्स के दौरान इसकी कटिंग भी हो रही है धीरे धीरे। हिल वॉशिंग एंड परकोलेशन ऑफ वाटर्स ड्यू टू रेन, क्लाउड ब्रस्ट एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन लैंड सब्सिस्टेंस। अब अगर इस पर बराबर यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रेन आने की संभावना है, क्लाउड ब्रस्ट होने की संभावना है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, अगर गलती से स्नो ब्रस्ट अभी जैसे उत्तराखंड में हुआ था, आपको बताइए कि उत्तराखंड में कितना जोरदार हुआ, तो नेचुरल एक्टिविटीज़ कितनी बार वहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट रहता है। तो रेन ब्रस्ट हो सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है, क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, स्नो पिघल सकता है, लैंड, और वो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंड भूस्खलन भी हो सकता है। तो जिसके कारण जैसे कि देखो एग्जाम्पल लाइक द वन विटनेस इन जोशीमठ उत्तराखंड, मैंने अभी बोला था, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने मतलब अपने मन से बताया था, देखो यहाँ अवेलेबल है। नाउ सोशियो इकोनॉमिक डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑन हिल स्लोप्स गिविंग राइज टू अवलेंचेज, लैंडस्लाइड्स। अब मैं आपको समझा देता हूँ, पहला तो कि जियो फिजिकल वल्नरेबिलिटी है, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। उसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का रुकना ड्यू टू जिसके कंस्ट्रक्शन वेरियस, अभी क्या हो रहा है कि मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जैसे टेहरी बांध का, टेहरी डैम रिजर्वियर इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेहरी डैम रिजर्वियर बन रहा है। तो उसके कारण नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को जो रोका जा रहा है उसके कारण क्या नुकसान हो सकता है उसके कारण, और साथ के साथ ही डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगलों का डिफोरेस्टेशन करण हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इसके कारण
बहुत सारा मतलब जो रेन है, लैंडस्लाइड है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सब वल्नरेबिलिटी है, और डिफोरेस्टेशन होगा तो नेचुरल एनवायरनमेंट बिगड़ सकता है वहाँ का। राइजिंग टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, तो IHR रिकॉर्ड्स अबाउट 100 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर, एंड 100 मिलियन का मतलब कितने हो गए, 10 करोड़। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और 10 लाख इंटू 100 कर दो तो 10 करोड़ टूरिस्ट एवरी ईयर, एंड द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 240 मिलियन, ठीक है, 24 करोड़ बाई 2025, पुटिंग ह्यूज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। उसके अलावा नीति आयोग ने बोला है कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अपन मतलब स्टेट की जो GDP होती है, उसका 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर से हो रहा है, जिसके अंदर उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, आसाम है। अब चैलेंजेज क्या है, तो इसके कारण वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। टूरिज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेस्ट बढ़ रहा है। 8.395 मिलियन टन्स पर ईयर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हो रहा है। अनरिकग्नाइज्ड वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डिस्पोजल फर्दर ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंच रहा है। उसके कारण क्या है, क्योंकि नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसका लॉस हो रहा है। टूरिज्म के लिए क्या किया जा रहा है कि अलग अलग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाएगा, और उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इकोसिस्टम सर्विस को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लैंडस्केप के ट्रेडिशनल, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली और इंफ्रास्ट्रक्चर था। अभी क्या हो रहा है कि अनअप्रोप्रिएट और डेंजरस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहाड़ियों के अंदर से सुरंगें बन रही है, तो सो मेनी इश्यूज़ है। तो इसके कारण क्या होगा, इससे क्या दिक्कत आएगी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लैंडस्केप को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टूरिज्म की सीजनलिटी, हाई फ्लक्चुएशन इन टूरिस्ट एक्टिविटीज इन डिफरेंट सीजन्स लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ सर्विस, वहाँ पर लैक ऑफ सर्विस हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। सोशियो कल्चरल और सोशल जो वहाँ का कल्चरल फैब्रिक है, एंड सोशल वैल्यूज ऑफ कलेक्टिव टूरिज्म, ड्यू टू जितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ की जो लोकल वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर वे आई हीट को पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि अभी वाई शिमला इज़ क्रम्बलिंग। एक केस स्टडी है, मैं समझा देता हूँ आपको कि शिमला के अंदर क्रम्बलिंग क्यों हो रही है। तो वहाँ पे एक तो क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो लोअर चैम्बर्स है और जो न्यू इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो भी बना है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और सब्सटेंशियल वाटर स्प्रिंग्स एंड चैनल्स भी बनाया गया है। तो उसकी तरह ही वहाँ पे शिमला के अंदर भी ऐसे के ऐसे ही जो क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी है। प्लानिंग फॉर शिमला किसके द्वारा की जा रही है, वहाँ की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है, जबकि इंडियन लेवल पर जब हमारे सेंट्रल लेवल पर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी, बट उसकी प्लानिंग कौन कर रहे हैं, वहाँ के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब आप सोचिए कि अगर जिसकी प्लानिंग इतने छोटे स्तर पे होगी तो वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे। डेमोक्रेटिक जो ओवरसाइट्स बोलते हैं अपन, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक परिदृश्य है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा शिमला जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर क्लाइमेट एक्शन प्लान भी नहीं है, जिसके कारण ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका पड़ा है। इनिशिएटिव अंडरटेकन टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो उसके लिए मतलब क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, तो एक तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए नेशनल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसको बोलते हैं स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन, टू अलाउ पीपल टू रिपोर्ट एनी हाइजीन इशू एट टूरिस्ट प्लेसेस। यानी ताकि क्या होगा, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन है उसका यूज किया जाएगा किसके लिए, टू अलाउ पीपल टू रिपोर्ट एनी हाइजेनिक इशू। अगर टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी हाइजेनिक इशू होता है तो उसको डील करने के लिए स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 मतलब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन, याद रखना नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। अब वे आई हीट क्या है, तो सिंपल, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं, इसको सिर्फ समझना है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, एक मल्टी ईयर स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, किसके लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है प्रॉपर, जिसके अंदर एनवायरमेंटल ऑडिट की जानी चाहिए। टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स की कॉमन सर्टिफिकेशन स्कीम एंड इको लेबलिंग फॉर टूरिज्म वेंचर इन लाइन विद एनवायरमेंट पैरामीटर्स कैन हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन। एक कॉमन सर्टिफिकेशन स्कीम भी लानी चाहिए, जिसके कारण क्या होगी, प्रॉपर एक सबको सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये वास्तव में इको फ्रेंडली है या नहीं है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्लियर जोनिंग ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप की क्लियर जोनिंग, जो लैंडस्केप को प्रॉपरली क्लियरली जोनिंग करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, अब मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, यानी अगर इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस को यूज किया जाएगा किसके लिए, कि इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर को डेवलप किया जाएगा, फाइनेंस एंड मार्केट का यूज किया जाएगा। मतलब इसके लिए ग्रीन सेस, अभी एक इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन सेस मतलब वे हीट, यानी एक ग्रीन सेस इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए किसके लिए,
पेमेंट फॉर एनवायरमेंटल सर्विस बेस्ड ऑन इको सर्टिफिकेशन, जो कि क्या करेंगे, जो नए टूरिज्म सर्क्यूट बनाए जाएंगे। आपको पता है अभी बहुत सारे 24 टाइप के सर्क्यूट्स बने हुए हैं। एंड पैकेज टू ऑफर डाइवर्सिफाइड डेस्टिनेशन एंड फॉर डीकंजेस्टेशन ऑफ मास टूरिज्म साइट्स ऑन द पैटर्न ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर मतलब फाइनेंस एंड मार्केट का यूटिलाइजेशन किया, ग्रीन सेस इसका यूज करके उस पैसे का यूज कहाँ करना है अपने को, स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन बननी चाहिए जहाँ लोग जाए। उसके अलावा वहाँ पर मतलब टूरिज्म सर्क्यूट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो मेजर रिवर वैली के लिए, इफेक्टिव प्लानिंग के लिए, प्रॉपर ब्रिज बनाने के लिए और कैपेसिटी बिल्डअप के लिए कि इंडियन हिमालयन रीजन की स्पेसिफिकली लोगों को अवेयर करने के लिए। और सेंसिटाइजेशन पैकेज इसका कहाँ यूज किया जाना चाहिए इस कैंपेन का, जिसके कारण क्या होगा, इंडियन जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर प्रॉपर सर्विसेज मतलब लोगों को प्रॉपरली अवेयर किया जा सके और प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड किया जा सके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके आगे मैं आपको शॉर्ट्स पढ़ा देता हूँ। अपन आज एक शॉर्ट्स पढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, अपने को हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स URMP, जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है इसको समझ लो, कमिटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्स प्रोजेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है। देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले कैसे क्या रहेगा सिस्टम इसमें। एक तो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है, वो किसके अंदर आएगा, एक कमेटी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान फॉर 60 सिटीज़ के लिए। तो प्रोजेक्ट फॉर मतलब जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको किसने अप्रूव किया, कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। अब पहले ये पढ़ लेते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कमेटी है उसका वो एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हुई थी कब, 2011 के अंदर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। उसके अलावा क्या हुआ था, नेशनल गंगा काउंसिल की ये मतलब ये नेशनल गंगा काउंसिल इसकी एक आर्म है, जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है, ये कमेटी, ठीक है। और नेशनल गंगा काउंसिल कब बनी थी, 2016 के अंदर। जो कैसे बनी थी, पहले एक नेशनल गंगा रिवर बायोडाइवर्सिटी बेसिन अथॉरिटी थी, उसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया गया। इसके क्या मेन काम क्या है इसका, तो सीवरेज को ट्रीटमेंट करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, कि रिवर जो फ्रंट डेवलपमेंट है, रिवर के सामने जो अपन बनते हैं ये आपको पता है पुल बोलते हैं उनको हिंदी में, और सीवरेज ट्रीटमेंट करना। उसके अलावा 2 टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाना है जिसका काम, जिसमें गवर्निंग काउंसिल होगी और एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। एक गवर्निंग काउंसिल जो कि गवर्न करेगी, मैटर्स को डिसाइड करेगी, डिसीजन लेने का काम करेगी। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इम्प्लीमेंटिंग विंग बोल सकते हैं उसको। इसका उद्देश्य क्या होगा, इफेक्टिव एबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना, और गंगा का रिजुविनेशन प्लान करना, यानी गंगा का उद्धारीकरण, जो अपन नहीं बोलते कि मंदिर को उद्धार करना, मंदिर का जीर्णोद्धार करना, वैसे ही गंगा का भी एक तरह से पुनः उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा बाय अडोप्टिंग ए रिवर बेसिन अप्रोच, एक रिवर बेसिन अप्रोच को अपनाकर। उसके अलावा मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो इन द रिवर गंगा, रिवर गंगा के अंदर कम से कम कचरा पट्टी को पहुंचाना और उसको प्रॉपरली मतलब उसको इकोलॉजिकली सस्टेनेबली उस नदी को पोल्यूशन फ्री बनाना है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट है। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ, अब अपन टॉपिक पे आते हैं, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। जो ये प्रोजेक्ट है ये किसका पार्ट है, रिवर सिटी अलायंस का, ठीक है। इसको अप्रूव किसने किया है, जो नेशनल मिशन मतलब कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। और ये जो मतलब जो प्रोजेक्ट है किसका पार्ट है, रिवर सिटी अलायंस अंडर नमामि गंगे। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक रिवर सिटी अलायंस है, रिवर सिटी अलायंस का पार्ट है ये प्रोजेक्ट। उसके अंदर जो रिवर सिटी अलायंस है वो 2021 में स्टार्ट हुआ था। ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और उनका उद्देश्य क्या है कि रिवर सिटीज़ जो इंडिया के अंदर जो रिवर सिटीज़ है उनको कनेक्ट करना एंड फोकस करना है सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट, रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट को मतलब सस्टेनेबल रिवर उस पर फोकस करना है। और उनका उद्देश्य है कनेक्ट करना है रिवर सिटीज़ को। प्रोजेक्ट विल वर्क इन 2 फेज में प्रोजेक्ट काम करेगा। पहली फेज में क्या होगा, 25 सिटी को कवर किया जाएगा फ्रॉम 5 मेन स्ट्रीम गंगा बेसिन स्टेट्स। जो गंगा बेसिन जो मेन गंगा की जो मेन लाइन है, जो मेन स्ट्रीम बोलते हैं अपन, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से निकलती है। याद रखना, इससे अपने को 2 पॉइंट पता चल गए कि अगर कभी क्वेश्चन आता है गंगा कितने स्टेट से मतलब किन किन स्टेट से निकलती है, तो उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इंडिया के इन 5 स्टेट को वो क्रॉस करती है, ठीक है। तो अभी अपन ने ये चीज़ पढ़ ली, हिमाचल प्रदेश से भी क्रॉस करती है, लेकिन मेन लाइन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम इज़ द प्रिंसिपल चैनल, सॉरी हिमाचल प्रदेश का मैं एक बार देख लूँगा उसके बाद आपको बता दूंगा। मेन स्ट्रीम जो भी का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल चैनल है, जो मेन इसकी लाइन है
ड्रेनेज सिस्टम इनटू विच, जिसके अंदर स्मॉल स्ट्रीम, स्मॉल जो धाराएं है, स्मॉल नदियाँ है, सहायक नदियाँ जिसके अंदर आती है, उसको मेन लाइन बोलते हैं। गंगा की मेन जो मतलब गंगा की मेन लाइन, गंगा की मेन स्ट्रीम, उसके अंदर वो 25 सिटीज़ के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर काम किया जाएगा, ठीक है। और इसको फंड कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाएगी। नीड फॉर अर्बन रिवर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है? इसके कारण इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इन द फ्लड प्लेन, वाटर पोल्यूशन फ्रॉम सोर्सेज, जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम करना, और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो इरोजन हो रहा है, और सीवरेज ट्रेनिंग एंड ग्रे वाटर के कारण जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना। इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इन द फ्लड प्लेन के अंदर एक्टिविटी का प्रॉपर्ली रेगुलेशन करना। और लैंड, जैसे कि इसके अंदर रिवर रेगुलेशन, राइपेरियन जोन, उसके अंदर स्पेसिफिक लैंड यूज कैटेगरी की जो कमी है उस पर फोकस करना। मतलब इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा नाउ। रिलीजियस प्रैक्टिसेस सच एज मास बाथिंग एंड आइडियल इमर्शन, क्रेमेशन, यानी जो ये अस्थि विसर्जन होता है, इनके कारण भी गंगा गंदी हो रही है, तो उन रिवर मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए हमको एक प्रॉपर अर्बन रिवर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे 25 सिटीज़ है तो उनके अंदर अपन धीरे धीरे फर्स्ट फेज में वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। उन सिटीज़ में क्या होता है कि भाई अस्थि विसर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, तभी जाके गंगा शुद्ध होगी। इंटरवेंशन बाई अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के द्वारा, जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर इंटरवेंशन क्या किया जाएगा? उसके अंदर रिवर सेंसिटिव बिहेवियर पर फोकस किया जाएगा कि लोग सेंसिटिव हो, सिटीजन्स को अवेयर किया जाएगा कि आप मतलब नदी के प्रति सेंसिटिव बनो, डेवलप करो इको फ्रेंडली रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को डेवलप करो। उसके अलावा वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड इन द सिटी को रिज्यूनेट यानी पुनः उनका उदारीकरण करो। इंश्योर करो मैक्सिमम गुड क्वालिटी रिटर्न फ्लो फ्रॉम द सिटी इनटू द रिवर, और ट्राई करो कि मैक्सिमम गुड क्वालिटी फ्लो होना चाहिए फ्रॉम द सिटी इनटू द रिवर। रिवर के अंदर नालियों का पानी नहीं जाना चाहिए, रिवर के अंदर जो नालियों का पानी है तो उसको शुद्ध करके रिवर के अंदर जाना चाहिए। और सीवरेज लाइन उसके अंदर डायरेक्ट नदी के अंदर सीधी नहीं छोड़नी चाहिए, पहला उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। लिवरेज ऑन इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रिवर, और रिवर की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर इसको नदी को इतना साफ़ सुथरा बना कि उसको एक तरह टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाना चाहिए, जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे लोगों की रोज़गार भी बढ़ेगा और सिटीजन्स खुद उसके प्रति मतलब सेंसिटिव होंगे और सेंसिटिव बिहेवियर बनाएंगे। चलो अभी आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी आज के लिए कंप्लीट है, बाकी टॉपिक अपन और आगे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो आप इसको 1.25 पर करके देख सकते हैं। धीरे धीरे अपन सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बता दीजिए, वी विल श्योरली अपन इस पर आएंगे और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।